कि वाक्य क्या होता है। व्याकरणिक दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है या अर्थ को प्रकट करता है, वह वाक्य कहलाता है। तो यह है वाक्य की परिभाषा। अब हम आगे चलेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उनमें वाक्य रूपांतरण भी किया जाता है, यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रूपांतरित भी किया जाता है, वह भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम सबसे पहले साधारण वाक्य या सरल वाक्य को देखेंगे कि ये क्या होता है, इसके नियम कौन कौन से हैं। देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, यानी वाक्य के भाग 1 वाक्य भेद भाग 1 में जो मैंने आपको बताया कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। यानी वाक्य में हम जिसके बारे में कहते हैं वह उद्देश्य होता है और जो कुछ कहते हैं वह विधेय होता है। तो इसमें यानी सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते, यानी पूरा वाक्य ही एक वाक्य होता है, उसमें मुख्य वाक्य या उपवाक्य जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल एक क्रिया होती है जो कि मुख्य होती है। इसमें देखिए उदाहरण, राम गेंद से खेलता है। दूसरा वाक्य है रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। और तीसरा वाक्य है वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। अब यह यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस वाक्य में राम गेंद से खेलता है, यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है और पूरा जो है वह एक ही वाक्य है, इसमें उपवाक्य नहीं है। दूसरे वाक्य में भी इसी प्रकार रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, इसमें भी पूरा वाक्य एक ही है, यानी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। और तीसरे वाक्य में भी यद्यपि यह वाक्य बहुत लंबा है, फिर भी यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। यह जान लेना आवश्यक है कि आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, वरन वे लंबे भी हो सकते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पर दिखाया कि ये जो वाक्य था पहला, ये छोटा वाक्य था, लेकिन ये जो तीसरा वाक्य है कि वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है, यहाँ पर यह वाक्य लंबा है। तो साधारण वाक्य इस प्रकार से, ये जो वाक्य है ये तीनों वाक्य साधारण वाक्य की श्रेणी में आते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब हम अगला देखेंगे संयुक्त वाक्य कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं, जिनसे ये वाक्य यानी कि जो ये लिखा है दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जिन योजक चिन्हों से जुड़े रहते हैं, वे योजक चिन्ह ये सब हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, ये सभी योजक चिन्ह हैं, यानी योजक शब्द हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। हम अव्ययों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जैसे देखिए, यानी संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ पर ये जो है इसलिए, ये योजक शब्द है जिससे हमने इन दोनों को जोड़ा हुआ है कि मुझे बुखार था, ये एक वाक्य हुआ,
और मैं विद्यालय नहीं जा सका ये दूसरा वाक्य हुआ। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इस योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखिए, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। इसमें एक वाक्य है वह बाजार गया और दूसरा वाक्य है उसने सामान खरीदा। तो इन दोनों वाक्यों को इस यानी और योजक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। उसी प्रकार मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। यहां पर भी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए परंतु शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि योजक शब्द है। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। यहां पर भी इन दोनों, पहला वाक्य है बादल घिरे और दूसरा वाक्य है अंधेरा छा गया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए तथा योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार देखिए, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। तो इसमें भी इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने योजक शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे हम देखेंगे, संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है। यानी हर बार यह आवश्यक नहीं कि हम इन योजक चिन्हों का प्रयोग करें ही, यानी कि हर वाक्य में यह जरूरी नहीं होता कि योजक चिन्हों का प्रयोग किया ही जाता है। जैसे देखिए, क्या सोचा था क्या हो गया, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी यह वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। तीसरा प्रकार है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम सबसे पहले नियम देख लें कि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। दूसरा है, इस प्रकार के वाक्य में यानी मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यानी कि एक वाक्य पर एक प्रधान उपवाक्य जो होता है, उस पर बाकी जो वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, वे उस पर आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। अब यह बताना आवश्यक है कि व्याधिकरण योजक क्या होते हैं। देखिए, ये योजक जो, जब, तब, जहां, वहां, कि, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं। यानी इनके अतिरिक्त भी होते हैं, पर ये सभी योजक चिन्ह कौन से योजक शब्द हैं? व्याधिकरण योजक शब्द हैं। ये सभी व्याधिकरण योजकों में आते हैं, इसलिए ये मिश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब मैं कह रही हूं कि एक प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य जो शेष अन्य उपवाक्यों पर आश्रित, यानी कि शेष अन्य वाक्य उस पर यानी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, तो ये जो जुड़े हुए होते हैं ये इन्हीं योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो यानी प्रथम आना किस पर आश्रित है? मेहनत करने पर। यानी यदि गीता मेहनत नहीं करती तो वह प्रथम नहीं आती। तो इसलिए यहां पर व्याधिकरण जो योजक शब्द है वह है जब और तब। तो जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। दूसरा वाक्य देखिए, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। यानी सफलता किस पर आश्रित है? परिश्रम करने पर। तो जो छात्र परिश्रम नहीं करते हैं वे सफल नहीं होते हैं। तो सफलता किस पर आश्रित है? परिश्रम करने पर आश्रित है। तो इसलिए यहां पर ये जो उपवाक्य है ये इस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है, यानी कि परिश्रम करना प्रमुख है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो यहां भी यह योजक शब्द है जैसे ही। और हम अगले वाक्य में देखें,
यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यानी कि ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि दुबला पतला है तो उसमें ताकत नहीं है, यानी कि दुबला पतला होने के उपरांत भी उसमें ताकत है। तो ये दोनों वाक्य इन दोनों योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं। अगला वाक्य देखिए, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। यानी कि विद्यालय नहीं आने का कारण क्या है? उसका बीमार होना। तो यह इस योजक चिन्ह यानी क्योंकि योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि उपवाक्य क्या होते हैं। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं और मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय, जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि कैसे। गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है, दवाई समय पर नहीं लेना, ये क्योंकि शब्द से यानी क्योंकि योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उपवाक्य होता है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा उपवाक्य होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं, विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, यानी कि संज्ञा उपवाक्य संज्ञा का काम करते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे इन नियमों को। जैसे देखिए, कृष्णव ने कहा कि आज खाना नहीं खाएगा। कि यानी यहां पर कृष्णव का कहना है कि आज खाना नहीं खाएगा, यानी कि वह आज खाना नहीं खाएगा। तो यहां पर ये जो है यानी कृष्णव ने कहा कि ये जो है ये संज्ञा उपवाक्य का काम कर रहा है, यानी संज्ञा का काम कर रहा है। उसी प्रकार देखिए, राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है। यहां पर राजा ने कहा, ये जो है ये कि ये जो है ये संज्ञा उपवाक्य यानी संज्ञा से ये संज्ञा का काम कर रहा है। ये संज्ञा उपवाक्य है, यानी कि यह वाक्य में संज्ञा का काम कर रहा है। तो हमें अलग से संज्ञा की जरूरत नहीं पड़ी है और हम की के बाद तुरंत लिख सकते हैं कि युद्ध में जीतना कठिन है। यानी राजा ये बात कह रहा है कि युद्ध में जीतना कठिन है। तो इसमें इस वाक्य में कृष्णव ने कहा, यह संज्ञा का काम कर रहा है और राजा ने कहा, यह भी संज्ञा का काम कर रहा है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास है योजक शब्द की। इसके पश्चात देखिए विशेषण उपवाक्य कौन से हैं, यानी किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह विशेषण उपवाक्य है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वैसे भी विशेषण हम किसे कहते हैं, जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहां पर भी यह जो उपवाक्य है यह प्रधान वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम जब होगी उसकी विशेषता बताने का काम करेगा। यह उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं देता है और यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसके, जिसने, जिसे आदि शब्दों से जुड़ा रहता है। अब हम देखें उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार यह जुड़ा रहता है। उदाहरण देखिए, उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है। यानी कि बाहर आया है यह विशेषण है, यानी उस लड़के को, ये जो
संज्ञा है, इस संज्ञा की यह विशेषता है और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो शब्द। तो जो शब्द है यह योजक शब्द है। इसी प्रकार देखिए, यह वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। तो यह वही औरत है, तो इसकी विशेषता क्या है? कल सामान चुराया था, यानी कि जिसने कल सामान चुराया था, ये इसकी विशेषता है और इसको जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? जिसने। इसी प्रकार देखिए, जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है। तो मेहनत करता है यह विशेषता है, यानी कि यह विशेषण है और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो शब्द कर रहा है। इस प्रकार यह विशेषण उपवाक्य है। इसी प्रकार देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये उपवाक्य किस प्रकार से होते हैं वह देखिए। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान और परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है कि यानी कार्य जो हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है, किस समय में हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है और उसका क्या परिणाम है। जैसे देखिए, जैसे वह समझाता है वैसे कोई नहीं समझाता, यानी कि जैसे वह समझाता है ये रीति है, यानी जिस प्रकार वह समझाता है उस प्रकार और कोई नहीं समझाता। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने प्रयुक्त किया जैसे और वैसे को, यानी कि हमने रीति, कार्य की रीति को समझाना चाहा है यहां पर इस वाक्य में। अब आप अगला वाक्य देखिए, जहां वह रोज जाती है वहां मेरा घर है, यानी कि यहां पर हम स्पष्ट है कि जहां और वहां शब्द से हम स्थान की बात कर रहे हैं कि जहां पर, जिस स्थान पर वह रोज जाती है उस स्थान पर मेरा घर है। तो क्रिया के होने का स्थान का पता चल रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है।